खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। आज न सही कल तो हमें जाना ही है। खुदा आपको सलामत रखे। अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। कल रात तुम अपनी माँ के पास नहीं गए और मुझे भागम भाग यहाँ लाए। फिर किसी और दिन या रात को मेरी तबीयत खराब होगी और किस्सा खत्म। खुदा न खास्ता, यकीन करें अगर मेरी माँ की प्रॉब्लम ना होती तो मैं ज्यादा आपके साथ वक्त गुजारता। फरहाद, ये तुम क्या कह रहे हो? बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी औलादें मेरे पैसों से दुनिया के उस कोने में जाकर आदमी बन गए और अब महीने में, साल में एक बार भी कम से कम अपना फर्ज समझते हुए भी अपने बाप को नहीं पूछते। इस हाल में तुमसे क्यों बेजा तवक्को रखूं मैं? अब मैं क्या कहूँ? खुदा किसी को बेमुरव्वत औलाद न दे। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर मेरे सफेद बालों को गौर से देखो तो खुद ही समझ जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आदमी का दिल जवान होना चाहिए। ये मेरी जवानी ही तो है जो मुझे वक्त पे वक्त अस्पताल में खींच लाती है। देखिए, मैं बिल्कुल वाज़े कह रहा हूँ। आप तन्हा हैं। आपको तन्हाई के साथी की जरूरत है जो आपसे मोहब्बत करे, आपका ख्याल रखे। जो लड़की भी मेरे घर में आएगी उसे दुल्हन के जोड़े के बजाय नर्स की यूनिफॉर्म पहनकर आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढी जा सकती है जो नर्स हो, जो आपका ख्याल रखे। आप रहने दो फरहाद। लगता है तुम मुझे थक गए हो और पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ये तो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या कोई बात है? कल रात आपकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आ रहे हैं। रिश्ता? मैं तुमसे कह देता हूँ, अगर इस नाकरा लड़के की बीवी बनना चाहती हो तो मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। बाबा जान, ये कोई और है। वो कौन है? क्या करता है? बहुत से काम है उसके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूरोप। यूरोप? फिर तो जवान और तेज तर्रार शख्स होगा। जवान? हाँ, पुराना जवान। पुराना जवान क्या मतलब? यानी कितने साल का है? 60-65। 60-65? बाबा जान, सुन के तकलीफ हुई? नहीं, बहुत ही खुश हुआ ना। बाबा, आपको वाकई खुश होना चाहिए।
आपकी बेटी घर बार की होने जा रही है, वो भी कैसा घर बार। कैसा घर बार? क्या तुमने नहीं कहा वो मेरा हमसिन है? देखिए बाबा जान, लोग अच्छे बुरे तो होते ही हैं, लेकिन ये हिसाम साहब वाकई बहुत अच्छे आदमी। खुदा जाने मैंने कहा तुम्हारी तरबियत में गलती की थी। कहीं भी नहीं, सिर्फ ये था कि जितनी आपने नसीहतें की उतना जेब खर्च नहीं दिया। बहरहाल उसे घर में दाखिल होने का हक नहीं है। कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। मैं एक गरीब घराने की आखिरी औलाद हूँ। तुम्हारी माँ राजी हैं? खुदा आपके मरहूमिन की मगफिरत करे, वो इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। और तुम्हारे वालिद? वो मुखालिफ हैं, इसीलिए आपको अपने घर रिश्ते के लिए नहीं बुलाया। उन्हें हक है। मैं इस सिनो साल में, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी अपनी जवान लड़की को इजाजत न देता कि एक ऐसे शख्स से। तो आप भी मुखालिफ हैं? माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं। सर ऐसा करना चाहते हैं, वो आप लोगों की हक तलफी नहीं करना चाहते। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ। आपकी उम्र ज्यादा है, ठीक, लेकिन आपको अपनी हैसियत के बारे में भी सोचना चाहिए। आप बहुत तजुर्बाकार हैं, मुआशरे में आपकी इज्जत है। लेकिन सिन का फर्क, यानी दिलचस्पियों में एक दूसरे के मुखालिफ। मेरे माँ बाप तकरीबन हमसिन थे, लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदा रही एक दिन भी खुश ना रही। ना ये उनकी बात समझती थी, ना वो इनकी। तुम जरा इस पर भी गौर करो कि हमारी मुश्तरका जिंदगी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती। उम्र तो खुदा के हाथ में है। अब देखिए ना, घंटे भर बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए और खत्म। मैं समझती हूँ ये जिंदगी की गहराई है जो अहम है। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि हम 60 साल तक एक साथ रहें या 6 साल तक। अहम यह है कि हमारी यादें कितनी दिलचस्प हों। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। तुम्हें मेहर कितना चाहिए? मेरी जिंदगी का जामिन अगर सचमुच जिंदा दिल हो तो उसकी मेहर मोहब्बत ही मेरे लिए मेहर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय फूल की एक शाख के। और तुम्हारे बाप की रजामंदी, उसका क्या होगा? मेरे बाबा जान मेरे हर फैसले की पहले मुखालिफत करते हैं, फिर मान जाते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन्हें आखिरकार मना ही लूंगी। ठीक, तो फिर ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। ले। आपने पसंद कर लिया? जी हाँ, मेरा ख्याल है यही ठीक है। एक मिनट इधर आओ। ठीक है, आप वालिद हैं और आपकी भी आरज़ू है, लेकिन अपनी बेटी को इंतखाब का मौका दीजिए। अभी हाजिर होता हूँ। क्या ये हो सकता है कि शादी बगैर किसी धूमधाम के हो, कोई शोर शराबा ना हो?
एक सादा सा अक़्द मेरी खुशी और इन सफ़ेद बालों के लिए। दुल्हन काफ़ी शर्मीली है। तीसरी बार दुल्हन से पूछता हूँ कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं आपका अक़्द दायमी दुल्हा के साथ एक फूल की शाख के एवज़ बतौर हक़ महर पर दूँ? आया आप मुझे अपना वकील बनाती हैं? अपने वालिद की इजाज़त से जी हाँ। खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस जरा सर दर्द है। ये लो, मैं जब ये गोली खाता हूँ सर दर्द गायब हो जाता है। शुक्रिया। फिर भयानक ख्वाब देखा? किसी माहिर नफ्सियात के पास क्यों नहीं जाते? लाइट बुझा दो, इसकी रोशनी मुझे बुरी लग रही है। अरे भाई 100 दफा कह चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिल पर हल्का सा बोझ है। बीवी शौहर की महरम होती है। अगर अपनी बात मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? क्या मैं फिर ख्वाब में कुछ बड़बड़ा रहा था? मैं तो पानी पीने गई थी, यहाँ नहीं थी। अगर तुमने कुछ कहा भी तो मैंने नहीं सुना। मुतमईन रहो। मैं हर रात खुद को ड्राइविंग सीट पर देखता हूँ, फिर अचानक एक ट्रक कहीं से मेरे सामने आ जाता है जिसका ड्राइवर सो रहा है। मैं डरता हूँ कि कहीं ख्वाब सच न हो जाए। इत्मीनान रखो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कहाँ से इस कदर यकीन है? इसलिए कि फरहाद हमेशा ड्राइविंग करता है, तुम नहीं। 10 साल पहले मेरी बीवी मर गई। उससे 10 साल पहले मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। ये ना पूछो क्यों। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। इसकी वजह यह कि हम सब इंसानों की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि माजी में छुपी रहें। डरता हूं कि ऐसा ना हो, कोई आए और तुम्हारे कान में कुछ फूंक दे और तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। बिल्कुल इत्मीनान रखो, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फकत तुम होती तो देखती। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। बस अब चुप हो जाओ, फंदा लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, असल में आप बाहर नहीं आए तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं कुछ हो न गया हो। नहीं बेटा, अच्छा किया आ गए। घर के अंदर अगर ये मोहतरम खातून हो तो बस रात दिन यूं ही बैठा रहूं और यूं ही बैठा बैठा विटामिन और फलों का शरबत पीता रहूं। काम धाम बंद। आपकी इनायतों का बहुत शुक्रिया। अरे भाई मजाक कर रहा था। फरहाद,
अच्छी बीवी भी नेमत है। अलबत्ता अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शादी के सिलसिले में भी कुछ करना पड़ेगा। वालिद मरहूम कहते थे कि औरतों पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। आपके वालिद ने मर्दों के बारे में कुछ नहीं फरमाया? मसलन ये कि पैसों की खातिर हर चीज नीलाम कर देते हैं। चलो मियाँ, चलो मियाँ, कबल इसके कि आप दोनों में बाकायदा जंग शुरू हो जाए। चलें आए, चलें। खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। कल रात आपके साहबजादे का फोन आया था। फरजाद का? तुम्हारे पास? किस लिए? और तुम्हारा नंबर उसे कहाँ से मिला? मैं क्या जानूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दफ्तर के किसी शख्स ने चापलूसी में उसे आपकी शादी की सारी खबरें पहुंचा दी हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, बेअदबी होगी, लेकिन जो कुछ उसके मुंह में आया उसने मुझे कहा। बदतमीज है, लेकिन तुमसे क्या मतलब? मैं क्या बताऊं, शायद इसलिए कि मेरी माँ ने नाहिद साहिबा को आपसे मुतारिफ कराया था। उसको सारी शिकायत ये थी कि आपने पहले उससे इजाज़त क्यों न ली। मैं खुदा मैं हैरान हूँ, कोई चीज़ आसमान से ज़मीन पर गिरती है, ज़मीन से आसमान पर जाती है। माँ बाप अपने बच्चों से इजाज़त लें या बच्चे माँ बाप से इजाज़त लें? अजीब है। सर अपने दिल का ख्याल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माफ़ी चाहता हूँ, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? कहो। असल में मैं ये जानना चाहता था कि ये नाहिद साहिबा ने क्या सचमुच आपसे कुछ नहीं मांगा? दौलत, मेहर की रकम? कुछ नहीं। फिर तो वाकई मुबारक हो। मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। लेकिन जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं आपके साहबजादे के बारे में सोच रहा हूँ। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो फिर माफ कीजिएगा, कुछ नहीं। घबराओ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अजीब बात है, पिछली बार की निस्बत तुम्हारी हालत काफ़ी बेहतर है। तो मैंने तो कहा था कोई खास बीमारी नहीं है। तुमसे वो बात इसलिए कही थी कि तुम आशा पर मुसल्लत रहो, लेकिन वो फरहाद को बता दिया था कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं। देखिए, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपकी हालत ठीक नहीं थी, सोचा और न खराब हो जाए। बहुत अच्छा किया, इस तरह कम से कम इनकी तबीयत बेहतर हो गई। सिर्फ अब मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अजीब बात है, उस दफ़ा मेरी दवाओं ने भी असर नहीं किया था। डॉक्टर साहब, मैं फरहाद और उसकी माँ का ममनून हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एक कीमती गौहर से आशना कराया है। कीमती गौहर? बहुत बेवनवत निकले, मुझे भी नहीं बुलाया। डॉक्टर साहब, मैं इस लड़की की जितनी भी तारीफ करूं कम है। बस परवानावार मुझ पर फिदा होती रहती है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल परवाने की तरह। तुम्हारी जान की कसम। बिल्कुल समझ गया। सच कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल परवाने की तरह। आज मैंने एक दस्तरखान खरीदा है ताकि कभी कभी फर्श पर बैठकर खाना खाएं। नाहिद, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक भाई ने भाई को पैसों के लिए कत्ल कर दिया। सुबह से बैठकर बस जराइम के सफ़े को पढ़ते हो, फिर कहते हो रात में डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? आ जाओ, खाना खा लो।
बस रो चश्म। वाह वाह भाई, वाह वाह, क्या दस्तरखान है। पता है कितने दिनों से फर्श पर बैठ कर खाना नहीं खाया था? अरे भाई, गोश्त का शोरबा भी रख दिया होता। हिसाम साहब, हूँ गोश्त का शोरबा तुम्हारे लिए मुजिर है। तो अपने ही लिए रख लिया होता। और उस वक्त आप ललचाई हुई नजरों से देखते और कुछ उड़ा भी लेते। कोई खास बात है क्या? कल तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? क्यों नहीं, अपने बाबा के यहाँ। ना जाओ। बाबा इस शादी के मुखालिफ थे, दुरुस्त। आप उन्हें अच्छे नहीं लगते, ये भी ठीक। लेकिन बहरहाल वो बाप है और उनका एहतराम वाजिब। तुम क्या कह रही हो? मैं इसलिए थोड़ी तुम्हें रोक रहा हूँ। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो परसों चले जाएंगे? देर हो जाएगी। कहाँ? नहीं बता सकता। 20 सवालों का मुकाबला है बेगम साहिबा। अच्छा, अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मुझे वाकई तुमसे कुछ नहीं चाहिए। खाली हाथ आई थी, जहेज के बगैर, यूं ही खाली हाथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे लोग इस दौर में, इस जमाने में बहुत कम मिलेंगे। कोई आदमी इतने सारे पैसे किसी को एक दफा नहीं देता। अव्वल तो ये कि तुम कोई और नहीं हो, मेरी बीवी हो। दो ये कि सब कुछ तुम्हारे शाया निशान नहीं है। मेरी और तुम्हारी कोई बात ही नहीं। ये घर जो तुम्हारे नाम है तो इसी तरह ठीक है। यूं ही मैं बड़े आराम से हूँ। तुम्हें ये खबर तो है ही नहीं कि दफ्तर भी तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ। देर हो चुकी है, पहले ऊपर चलो। वापसी में तुम्हारा जो जी चाहेगा कह लेना। नहीं, अभी अभी तुमसे कहना चाहती हूँ, कबल इसके कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करो। मैंने जब तुम्हारे लिए हाँ की तो मेरी नजर तुम्हारी दौलत पर थी। अलबत्ता वैसी नजर नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं ये चाहती थी कि जब बीमार पड़ूं तो दवा दारू की फिक्र ना रहे। जब कहीं जाना चाहूं तो एक छोटा सा जेवर खरीदने के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाऊं। दिल में था कि कभी भी मेरी निगाहें ज़र पर दुकानों के शोकेसों पर ना हो। इसीलिए जब फरहाद ने आपके मुतालिक बताया तो मैंने उससे नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, कैसा है, उसकी उम्र क्या है। सिर्फ पूछा तो मैंने आपकी दौलत के मुतालिक ही पूछा। जब इंसान खाली हाथ होता है तो कोई भी उसकी बदबख्ती में शरीक होने की जरूरत नहीं करता। और जब पैसा होता है तो दूसरी तरह की तन्हाई होती है, क्योंकि लोग तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे गिर्द फिरते हैं, न कि तुम्हारे लिए। आप मुझसे कुछ ना भी कहें, अपने चेहरे से कुछ जाहिर भी ना करें, ये तो दुनिया है। कहने वाले तो कहेंगे ही। अब चलते हैं बेगम साहिबा, देर हो गई। उजाला तो होने दे तो फिर जाते। डरता हूँ कहीं ट्रैफिक ज्यादा न हो जाए। आधे घंटे में सूरज निकल आएगा। ठीक है, तुम्हारा ब्रश और तौलिया मैंने रख दिया है। शुक्रिया, लेकिन काश तुम भी साथ चलते। सच्ची बात यह है कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट लेनी है। मेडिकल रिपोर्ट? क्या कुछ तबीयत खराब है? अरे नहीं भाई। अम्मा हाल न कराओ। तुमको मालूम है मेरा दिल कमजोर है और मुझे हैजानी बातों से परहेज करना चाहिए। तुम बाप बनने जा रहे हो। हाँ? अलबत्ता मुझे 100% यकीन नहीं है, ये कल पता चलेगा। क्या ये मुमकिन है? मैं इस बुढ़ापे में? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। तुम यको तन्हा इस दरिंदों के शहर में कैसे जिंदगी गुजारोगी? और अब लीजिए 2 हो गए। परेशान ना हो, खुदा तो है ना। तुम्हारे ख्याल में किसी और चीज की अलामत तो नहीं? किस चीज की? कि ये सारे डरावने ख्वाब अब खत्म होने वाले हैं। ऐसा ही है। ये फरहाद भी घंटे बजाए चला जा रहा है। तोहफा क्या लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, तुम्हारी सलामती के साथ वापसी मेरी सौगात है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, दवाएं वक्त पर खाना और पहुंचते ही फोन करना, अच्छे बच्चों की तरह।
सर आंखों पर। अब मैं चला। पहुंच गए। लेकिन ये तो कोई और जगह है। जी नहीं, नीचे उतरे। मुझे पता था कुछ और चक्कर है। तो फिर क्यों आए? इसलिए कि अब मैं इस जिंदगी से आजिज आ चुका हूं। थक चुका हूं डरावने ख्वाबों से। किसी कहानी का आगाज अच्छा न हो तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरे पार्टनर ने जब अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो मैंने एक फर्जी एक्सीडेंट में उसे उस दुनिया में भेज दिया। मेरे कान पक चुके हैं, 1000 बार सुन चुका हूं। नहीं, अब तक नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हें इबरत हासिल होती। अच्छा, माना कि किसी को पता न चलेगा तो भी आखिर में तुम भी मेरे जैसे एक आदमी बन जाओगे जो 30 साल से मुंतजिर था कि तुम्हारे जैसा कोई आए और उसे उसके डरावने ख्वाबों से निजात दिला दे। देखो, मुझे ज्यादा नसीहत मत करो। जानते हो आदमी कौन है जिसके बारे में तुम आजकल ख्वाब देख रहे थे? कौन है? नीचे उतरो।
सुबह से तबीयत परेशान है। उनके मोबाइल भी बंद हैं। रश तक का रास्ता सिर्फ 4-5 घंटों का ही तो है। अजीब बात है। अब मुझे जाना चाहिए। अब यहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा है। परेशान ना हो बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। आए हाय, अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता है सुबह से अब तक तुम कहाँ थे? दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे। तुम्हारा फोन भी बंद था। हिसाम कहाँ है? हिसाम मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। वो मर गया। तुम कैसे सही सलामत हो? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि सुबह तुम उसे लेने आए। हाँ आया था, लेकिन साथ नहीं गया क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब थी। झूठ बोल रहे हो। क्या बात है, लगता है बड़ा मजा आ रहा था उसके साथ। उसका गम मना रही हो। मर गया तो मर गया, जाओ अपना सामान लेके आओ। बहुत ही कमीने आदमी। जाओ अपना सामान लेके आओ। बस करो, कमीने आदमी। नाहिद, नाहिद, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नाहिद, नाहिद। उस रात जो कुछ हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस पर। 2-3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे 2-3 साल गुजर गए। तुम चाहते क्या हो? तुम घबराई हुई लग रही हो। डरो नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हारा वहम है। किसी भी दिन पुलिस तुम्हारे सर पे पहुंच जाएगी। ऐसी बातें मत करो। बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया है मैंने। पूछो तो क्या प्लान है? हुसाम की गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से उतरकर मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक अनाड़ी ड्राइवर आता है और उसे टक्कर मार देता है। बड़े कमीने हो। मेरे सामने खड़े होकर बता रहे हो कि मेरे शौहर को कैसे मारा? शौहर? तुम्हें यकीन आ गया और ये भूल गई कि हमने आपस में कुछ तय किया था? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे इस गंदे दिमाग में कौन सा प्लान है? तुम्हें सारी बातें मालूम थी, सिवाय इस आखिरी चाल के।
आखिरी चाल? तुझे होश नहीं है, तुम कातिल बन चुके हो। हाँ मैं कातिल हूँ, लेकिन तुमसे क्या मतलब? तुम तो मेरे साथ कब्र में नहीं जाओगी, लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदार तुम भी हो इसकी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत करने लगोगी उससे। तुमने तो कहा था उससे इतनी मोहब्बत करो कि हर चीज तुम्हारे नाम कर दे, कहा था कि नहीं? तुमने तो कहा था ऐसा रोल अदा करना कि उसे यकीन आ जाए। हाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम खुद ही बेवकूफ बन जाओ। उसे ताबत तो जिंदा नहीं रहना था। 6 महीने, 1 साल भी सब्र किया होता। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल था। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो हर चीज मेरे नाम कर गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये एक खेल है। क्या बात है? उसके इस अंजाम पर बहुत कुड़ रही हो। जानती हो उसे अपने किए का बदला मिला है। मैंने उसे वैसे ही मारा जैसे उसने अपने दोस्त को मारा था। तुम्हें तो ये सब मालूम है ना। अब डरो उस दिन से जब मुझे और तुम्हें अपने किए का फल मिले। डरो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब भी तैयार हूं कि हर चीज को भूल कर सिर्फ तुम्हें हासिल कर लूं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप के कातिल को बाबा कहे। मुझे मालूम है कि तुम घर पर हो, फिर भी ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अगर अब भी तुम्हारे लिए अहम है कि तुम्हारे बाप को इस शादी की असल वजह का पता ना चले, तो कल रात 10 बजे खामोशी से तमाम कागजात के साथ मेरे बताए हुए पते पर आओ। तो तुम्हारे लिए अहम है कि तुम्हारे बाप को वजह का पता न चले, जब ही तो यहां आ गई हो। सब कुछ लाई हो? ये चारों तरफ बिखरी कारें देख रही हो? एक दिन इन सब के मालिक भी थे, शान से रहते थे मेरी तरह। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। उस वक्त की बात नहीं करो। उस वक्त तुम कातिल नहीं थे। मेरे शनाख्ती कार्ड में भी किसी मर्द का नाम नहीं था। उस वक्त जब तुमने कहा था कि इसाम की बीवी बन जाओ ताकि हमारे वारे न्यारे हो जाएं। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। ये सब मेरी प्लानिंग थी, लेकिन उस पर अमल दरामद तुमने किया और फिर अलग हट रही हो। हाँ, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है,
बहुत बड़ा। इसीलिए सारे पैसे मुझे दे दो, मैं पूरा गुनाह अपने सर ले लूंगा। हिसाम हमेशा कहता था जिस कहानी की इब्तिदा अच्छी ना हो उसकी इंतहा भी अच्छी नहीं। बड़ी उम्दा बात कही है। जाहिर है तजुर्बेकार आदमी थे, खुदा रहमत करे। हाँ, तो मैं पूछ रहा था सारे कागजात लाई हो? आधे। ये गलत काम है। आधा आधा हिस्सा उस वक्त लगता है जब हम अपनी बात पर अमल करते हैं, और मैं कातिल भी न हुआ होता। अब तो बस यही है।